एकीकडे संसदीय पक्षाच्या बैठकीमध्ये आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावूक झाले होते आणि याच बैठकीमध्ये थोड्याच वेळापूर्वी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी सुद्धा एक महत्त्वाचं भाष्य केलं। अर्थव्यवस्था चल रही है और उसके साथ भी दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था, और चुनौती थी कि अन्य इंजन कैसे चले। निजी क्षेत्र का निवेश कमजोर था और क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो बड़े बड़े उधार लोन दिए गए थे और ऐसे लोगों को दिए गए कि जो नहीं लौटा रहे थे, ये कोई एनपीए वो नहीं है जहां हमारी सरकार के आने के बाद लोन दिए गए थे, तो उनके कामों का असर जो हम पे पड़ रहा था, बैंकों की क्षमता एनपीएस के होते हुए उद्योग को सपोर्ट देना, ट्रेड को सपोर्ट देना, कृषि को सपोर्ट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना एक सीमित क्षमता हो। आज इस व्यवस्था को आप देखिए कि लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। बैंकिंग व्यवस्था में जब वो आता है, और क्योंकि ये सारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आता है, तो इसको लो कॉस्ट मनी कहते हैं, जिसके लिए बहुत कम कीमत बैंक को देनी पड़ती है। अब बैंकों में जब इतनी बड़ी संख्या में आता है तो एकाएक बैंकों की क्षमता कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, व्यवसाय में, उद्योग में ऋण देने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। और क्योंकि ये लो कॉस्ट सस्ता कैपिटल आया है, स्वाभाविक है कि उस ऋण देने की जो क्षमता होगी उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो ब्याज होगा, वो भी अपने आप कम आएगा। बैंकों ने ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैंक अपने खाते में रख के उसका कोई लाभ नहीं होगा पैसे का, वो आगे देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में अन्य साधन चले जाएं, और जिसको हम कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी, वो एकाएक बढ़ जाता है, ब्याज के ऊपर असर पड़ता है। अब इसकी दूसरी आप कल्पना देखिए, ये पूरी बहस कि कितने लोगों पे क्रेडिट कार्ड है, ये है, इसका असर उस पर नहीं पड़ने वाला। दुनिया जिस दिशा में आज हमें कठिनाई लगती है कि कैसे होगा, मुझे याद है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप में से कई लोग उस वक्त सक्रिय थे, माननीय अडवाणी जी को याद होगा कि 1996 में मुंबई में रेसकोर्स पे बीजेपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें माननीय अडवाणी जी ने घोषणा की थी कि अटल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हमने पहली बार पार्टी की तरफ से 7 मोबाइल फोन खरीदे थे, और अधिवेशन की खबर कम छपती थी और मीडिया में यही खबर आती थी कि बीजेपी, देखिए लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। ये आज से 20 वर्ष पहले अटल जी की सरकार में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, रामविलास जी उस वक्त थोड़ी देर के लिए टेलीकॉम मिनिस्टर थे, तो मोबाइल का वो जिक्र करते थे तो अमीर आदमी का फोन। तो 15 साल पहले और 12 साल पहले अगर आपको कहा जाता कि हर गरीब के हाथ में मोबाइल होगा तो लोग हंस पड़ते। लेकिन ये परिवर्तन आया है डिजिटल में, और ये डिजिटल की क्रांति। और आज किस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं? आज दिल्ली के स्कूलों ने मां बाप को एसएमएस भेज दिया कि फीस आप कैश में नहीं जमा कराओगे, केवल मोबाइल पे आप डिजिटल के माध्यम से फीस जमा करा सकते हो। अलग अलग संस्थाओं में मजदूरों का वेतन न्यूनतम वेतन से कम, अब सबके लिए मजबूरी है, एकाएक आपको डिजिटल ट्रांसफर मजदूर के अकाउंट में करना पड़ेगा। और जो लोग अगर निकट से इसको देखते तो उनके लिए हैरानगी नहीं होती। मोदी जी का पहला निर्णय क्या था? सरकार बनी तो एसआईटी बनाई ब्लैक मनी के खिलाफ, जो 2011 से पेंडिंग था। 3.5 साल हो गए थे, कांग्रेस के लोग नहीं बना रहे। दूसरा निर्णय, जो पहला बड़ा आर्थिक निर्णय क्या था? जनधन योजना। 58% लोगों का बैंक अकाउंट है, बाकी 42 को बैंक से जोड़ो।
अगला निर्णय क्या था कि जिनके विदेशों में खाते हैं 60% ब्याज पे, 60% टैक्स पे जमा कराओ, नहीं तो 7 साल की 10 साल की सजा। जिनके HSBC लिंचनस्टाइन में अकाउंट थे, इन्वेस्टिगेशन खत्म की, केसेस दायर कर दिए। बेनामी संपत्ति जब्त हमने पारित किया, 1 नवंबर से लागू हो गया। और वो कानून लागू होता है केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं, मूवेबल पे भी, कि मैं दूसरों के नाम पे बेनामी करता जाऊं तो जब्त भी होगा और 7 साल की सजा भी। ये कानून था। उसके बाद मॉरिशियस रूट 1996 से चल रहा था कि मॉरिशियस, साइप्रस, सिंगापुर, यहीं से पैसा बाहर जाता है, घूम के उस रास्ते से आता है और टैक्स नहीं देता। मॉरिशियस वाला हमने रद्द कर दिया, साइप्रस वाला रद्द कर दिया, सिंगापुर से बात चल रही। उसके बाद 45% पे जिसके पास देश में ब्लैक मनी है जमा कराइए, 45% टैक्स पे। तो एक के बाद ये एक कदम सारे जो उठ रहे थे कि भाई हम आपको अवसर दे रहे हैं कि ब्लैक मनी को समाप्त कीजिए। ज्यादा आपने अब ब्लैक मनी जनरेट कहां से होती है? तो जीएसटी आने से जब सारी ट्रांजैक्शन नेट के ऊपर आ जाएगी, हर खरीदारी, हर मैन्युफैक्चर, हर बेस, हर एवरी लिंक ऑफ ट्रांजैक्शन, और जहां खर्चा करोगे 2 लाख से ज्यादा तो पैन कार्ड दो, तो जनरेशन को भी कठिन कर दो, और खर्चा करना है तो स्वाभाविक तरीके से जो टैक्स पेड पैसा है उससे करिए। तो ये सारे कदमों को जोड़ लीजिए और 2.5 साल में ये वो कदम है जो 70 साल को सामूहिक ले लिया जाए तो किसी सरकार ने कुल मिला के कुल योग नहीं करा। अडवाणी जी ने ब्लैक मनी के खिलाफ यात्रा निकाली थी। एक सवाल पूछा था, आप क्या कर रहे हैं? आज 70 साल की बैलेंस शीट और ये 2.5 साल इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनको एक के बाद एक कंपेयर करके, और इसका असर था कि यह स्वाभाविक अगला कदम था। और इसका अब असर क्या होगा? मैंने पहला असर आपको बतलाया कि स्वाभाविक है कि थोड़ा सा करेंसी स्क्वीज होगी, और करेंसी स्क्वीज से थोड़े दिनों के लिए व्यवसाय कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद सारा का सारा व्यवसाय, कोई ये कल्पना नहीं करता कि 100% कोई अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाएगी। करेंसी रहेगी, कैश रहेगा, लेकिन अधिक मात्रा में डिजिटल रिप्लेस करता। जैसे वेतन आपको चेक से मिलता है, बैंक अकाउंट, हमारे सांसदों की तनख्वाह अपने आप बैंक में पहुंचती है, कोई कैश नहीं देता, मजदूरों की पहुंचती है, हर कर्मचारी की पहुंचती है, स्कूल फीस की पहुंचती है। तो हर प्रकार का जो ये व्यय है, पहले हम लाइन में लग के कैश में टेलीफोन का बिल देते थे, आज अपने आप जाता है डिजिटल से। तो एक एक खर्चा इस प्रकार से होता जाएगा, और एक एक सप्ताह में, पिछले 10-12 दिन में, ये जो डिजिटल यूजर है अलग अलग उद्योग में कहीं 400% बढ़ गया, कहीं 300% बढ़ गया, इस तरह की समाचार आ रहे हैं। तो ये उस दिशा में मूवमेंट है। दूसरा इसका असर ये है कि अन्य ट्रांजैक्शन सारे जैसे ही एक्सपैंड करते हैं तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था का साइज भी बनेगा, क्लीनर भी। ब्लैक मनी से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। क्राइम में जो पैसा जाता है, ब्राइबरी में जो जाता है, रिश्वत में जाता है, काउंटरफीट करेंसी में जो जाता है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और टेररिज्म एरिया से लगभग इस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आ रहे हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में कठिनाइयां भी हैं। आप एकाएक सारी करेंसी रिलीज कर दें तो देश में कुछ लोग हैं जो आजकल योजना बनाते रहते हैं कि कैसे हम ब्लैक टू ब्लैक कन्वर्ट कर लें।
हम सब सुनते होंगे, तरह तरह के तरीके ढूंढते। तो धीरे धीरे सरकार, और इसमें रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि कैलिब्रेटेड तरीके से आप 2-3-4 सप्ताह लेकर इसको धीरे धीरे से मार्केट में जाते जाइए, रिस्ट्रिक्शंस को हटाते जाइए। डीमोनेटाइजेशन के बाद अभी जो कदम हुआ है उसमें डीमोनेटाइजेशन शब्द नहीं है, अभी है सीजेशन ऑफ लीगल टेंडर। 500 और 1000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं। डीमोनेटाइजेशन के लिए कुछ और कानूनी कदम चाहिए होते हैं जो सरकार आवश्यकता अनुसार उठाएगी। जब ये सीजेशन ऑफ लीगल टेंडर है तो इसके बाद एक रीमोनेटाइजेशन की वैकल्पिक करेंसी लोगों के पास पहुंचे, वो एक कैलिब्रेटेड तरीके से पिछले 15 दिन से 14 दिन से चल रही है और आने वाले 1-2 सप्ताह में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष रूप से हम लोग प्रभाव इसको डालेंगे। और जब रीमोनेटाइजेशन एक रीजनेबल लेवल पे आ जाता है तो तब ये सारी बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस को वापस लेकर सामान्य तरीके से फिर व्यवसाय चलता रहेगा, जो कि बहुत लंबे अवधि काल तक नहीं होता है, वो स्वाभाविक तरीके से चलेगा। कुछ समय के लिए कठिनाई रहेगी, लेकिन आप इस ऑपरेशन को देखिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन, सीक्रेट रखना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से लाभ मिलना, देश में एक ईमानदारी, क्राइम से काफी हद तक कटौती और मुक्ति, ब्लैक मनी कम करने का प्रयास, ईमानदारी जनजीवन में लाने का प्रयास, अर्थव्यवस्था का और जीडीपी का लॉन्ग टर्म में साइज बढ़े, क्योंकि ऑफिशियल इकोनॉमी बढ़ेगी, शैडो इकोनॉमी कम होगी। ये जब सारे लाभ इसमें से निकलेंगे तो देश को की एक बदली हुई तस्वीर उभर के सामने आएगी। और जब कभी देश का इतिहास लोग लिखेंगे आज से 20-30 साल पहले इस युग का, तो इस निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम इस देश को स्वच्छ करना और इस देश की प्रगति करना, उस दिशा को बढ़ाएंगे, जिसके लिए ऐसा निर्णय लेने की बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इसको लागू करने की हिम्मत नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कदम उठा है, उसके लिए वो अभिनंदन के तेव्हा नवी दिल्लीमध्ये संसदीय पक्षाची बैठक पार पडली। अळेला बोलताना मोदी भाऊक झाले होते, मात्र त्यापूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुद्धा या ठिकाणी भाषण केलं। नोटाबंदीचे काय परिणाम आहेत आणि काय असू शकतील याचा परिपाठच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावेळी वाचला।